क्लास 6 हिस्ट्री। तो बच्चों इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य में आगे स्टडी करेंगे और मौर्य साम्राज्य में हम अब पढ़ेंगे राजस्व प्रशासन से। तो राजस्व प्रशासन में हम देखते हैं भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन था। तो जो भूमि कर था ना, राजस्व क्या, राजस्व का मतलब होता है टैक्स। क्या, टैक्स। आज भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना, तब भी लेती थी। ठीक है, तो भूमि कर, कर यानी कि टैक्स, राजस्व, भूमि कर राज्य की आय का मुख्य साधन था। ठीक है, तो जमीन से टैक्स लिया जाता था, भूमि कर लिया जाता था, यानी कि किसानों से टैक्स लिया जाता था और वो मुख्य साधन था आय का। ठीक है, और कितना होता था, ये उपज का 1/6 भाग होता था। कितना होता था, उपज का 1/6 भाग होता था। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा और कौन से टैक्स लिए जाते थे, सेतु शुल्क लिया जाता था, जिसे चुंगी कर भी कहते हैं। ठीक है, तो सेतु शुल्क लिया जाता था। फिर बिक्री कर, आजकल भी लेती है ना गवर्नमेंट, जीएसटी लेती है, तो उस तरह मौर्य काल में भी एक टैक्स हुआ करता था, बिक्री कर जिसे बोलते थे। तो बिक्री कर होता था। दंड, जिन लोगों को दंड दिया जाता था उनसे भी जुर्माने के रूप में पैसा लिया जाता था। ठीक है, और बहुत सारे उद्योग ऐसे थे जो राज्य के अंडर में थे, तो राज्य के उद्योगों से भी आय होती थी। तो ये सारे क्या थे, ये राज्य की इनकम के साधन थे, जिनसे राज्य अपने सेना को संभालता, एडमिनिस्ट्रेशन के काम करता, अपना राजपाट जो है वो संभालता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी। क्या क्या था, भूमि कर मुख्य साधन था, भूमि कर 1/6 लिया जाता था, सेतु शुल्क लिया जाता था, बिक्री कर, दंड और राज्य के उद्योगों से आय होती थी। तो ये सारे उनके इनकम के सोर्सेस थे मौर्यंस के। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में हम कह पाते हैं पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था। तो पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, ये चाणक्य के दिमाग की उपज थी कि एक राजा को हर चीज़ की, हर बात की खबर होनी चाहिए। तो कई तरह के जो है गुप्तचर थे, अनेक प्रकार के गुप्तचर वहाँ पे रहते थे और पुलिस और गुप्तचर व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी मौर्य साम्राज्य में। अब हम बात करेंगे सैन्य प्रशासन की। तो सैन्य प्रशासन कैसे चलता था, यानी कि उन लोगों ने अपनी सेना को कैसे मेंटेन करके रखा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास अत्यंत विशाल सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास। और डिफरेंट हिस्टोरियन के सोर्सेज से, डिफरेंट हिस्ट्री के सोर्सेज से हमें क्या पता चलता है कि 6 लाख पैदल सैनिक थे उसकी फौज में, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी और 800 रथ थे। यानी कि उस समय के हिसाब से देखे जाए तो सबसे बड़ी सेना थी उसके पास, बहुत बड़ी सेना। सैनिकों की संख्या कृषकों के बाद सर्वाधिक थी। बात को समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा कृषक थे यानी कि किसान थे, और उसके बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा थे तो सैनिक थे। तो यानी कि एक बड़ी जनसंख्या, जो देश में रहने वाली जो पॉपुलेशन थी, जो उसके साम्राज्य की पॉपुलेशन थी, उसमें से एक बड़ा सेक्शन सिपाहियों का था। ठीक है, और सैनिकों को कैसा वेतन मिलता था, नगद वेतन मिलता था। राइट, सेना को संभालती थी 6 समितियाँ। ठीक है, 6 समितियाँ सेना को संभालती थी। कौन सी, जैसे कि पैदल सेना समिति, जो पैदल सैनिकों को, इन्फेंट्री को, मिलिट्री को जो संभालती थी। ठीक है, फिर नौसेना समिति, ये समिति किसको संभालती थी, नेवी को। नौसेना क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में नेवी बोलते थे। राइट, उसके बाद रसद समिति। तो ये रसद समिति क्या थी, ये जब भी कोई लड़ाई होती है या सेना के पास सामान पहुंचाना होता है, खाने पीने का और ज़रूरी सामान, तो ये वो वाली समिति इस चीज़ को संभालती थी। उसके बाद है अश्वारोही समिति, अश्वारोही घुड़सवार सेना यानी कि कैवलरी, तो कैवलरी को एक समिति संभालती थी। उसके बाद है गज समिति, गज सेना समिति, ये जो हाथियों की सेना थी उसकी देखरेख करती थी। और लास्ट में है रथ सेना समिति, तो रथों की जो सेना थी उसको संभालने का, उसकी देखरेख का काम रथ सेना समिति का था। तो ये हो गई हमारी मौर्य साम्राज्य की अलग अलग समितियाँ, जो 5-5 सदस्यों की होती थी। कितने कितने सदस्यों की, 5-5 सदस्यों की, और 6 समितियाँ थी ये। तो हर समिति में 5-5 सदस्य हो गए। तो ये समिति पूरी उस सेना को संभालती थी। कौन सी, पैदल सेना, नौसेना, रसद समिति, अश्वारोही, गज सेना और रथ सेना समिति। राइट, उसके बाद हम बात करेंगे दुर्ग की। दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में दुर्गों की इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा है। क्यों, क्योंकि दुर्गों से साम्राज्य की रक्षा होती है और साम्राज्य की सीमाओं की देखरेख होती है। ठीक है, साम्राज्य की सीमाओं पर बड़े बड़े जो है ऊंचे ऊंचे दुर्ग बनाए जाते हैं, एक तरह के किले का पार्ट होते हैं ये। ठीक है, तो कितने तरह के दुर्ग थे, तो स्थल दुर्ग थे जो जमीन के ऊपर बने हुए थे, स्थल दुर्ग। दूसरे जल दुर्ग, जो साम्राज्य की जलीय सीमा जहाँ लगती थी तो वहाँ पे भी उन्होंने दुर्ग बनाए थे, जल दुर्ग। वन दुर्ग, वन जहाँ थे तो वहाँ पे वन दुर्ग बनाए हुए थे। गिरि दुर्ग, यानी कि पहाड़ों वाले रीजन में गिरि दुर्ग बने हुए थे। और मरु दुर्ग, जहाँ रेगिस्तान था वहाँ पे मरु दुर्ग बने हुए थे। राइट, मरु का मतलब रेगिस्तान। तो इस तरह के दुर्ग थे। आगे हम देखते हैं लोकहित के कार्य। तो मौर्य साम्राज्य में कौन से लोकहित के कार्य किए गए।
तो मौर्य साम्राज्य ने प्रजा के भौतिक जीवन को सुखी और सुविधापूर्ण बनाने के लिए अनेक उपाय किए। ठीक है, उनका उद्देश्य यह था कि प्रजा का जो जीवन है वो सुखी बने और सुविधापूर्ण बने। तो उन्होंने क्या क्या किया, सिंचाई तथा पीने के पानी के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। कौन सी झील का निर्माण करवाया? सुदर्शन झील का, मौर्य काल में। ठीक है, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, औषधालय बनवाए, पशुओं के अस्पताल भी उन्होंने बनवाए। ठीक है, चंद्रगुप्त के शासन की व्यवस्था एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा चरितार्थ करती है, यानी कि चंद्रगुप्त का राज्य ऐसा था जो जनता का कल्याण करता था। ऐसा राज्य उसने चलाया। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक स्थिति, समाज उस समय कैसा था। तो मौर्य काल तक आते आते वर्णाश्रम व्यवस्था को एक निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। तो वर्णाश्रम व्यवस्था तो एकदम सेटल हो चुकी थी, निश्चित आधार उसको मिल चुका था और वो अपनी जड़ें समाज में जमा चुकी थी। लेकिन इन 4 वर्णों के अलावा और भी बहुत सारे सेक्शंस समाज में बने। कैसे? जैसे 4 वर्णों के अतिरिक्त अनेक उपजातियां जो है वो अस्तित्व में आ गई, और इन उपजातियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। ठीक है, ये को अर्थशास्त्र क्या है? जो चाणक्य ने लिखा था। तो बहुत सारी उपजातियां बन चुकी थी, और ये उपजातियां बनी कैसे? ये उपजातियां ऐसे बनी जिसमें एक वर्ण किसी दूसरे वर्ण से में शादी करता। जैसे कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ने किसी क्षत्रिय कन्या से शादी कर लिया, किसी क्षत्रिय ने किसी वैश्य वर्ग के साथ शादी कर ली। तो इस तरीके से जो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, जो इंटरवर्ण शादियां होती थी, उसके कारण ये बहुत सारे उपजातियां बन गई थी। तो काफ़ी उपजातियां भी बनी इस समय। मनोरंजन की अगर हम बात करें तो ये लोग नृत्य करते, वाद्य यंत्रों को बजाते, गायन गाना गाते, घुड़दौड़ करते, शतरंज खेलते, जुआ खेलते। तो इससे ये लोग अपना मनोरंजन करते थे। लोग कपड़ों की अगर बात करें तो सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र धारण किया करते थे। उच्च वर्ग के लोग क्या पहनते थे? जाहिर सी बात है, सोना चांदी और रत्नों से जड़े हुए वस्त्र वो पहनते थे, क्योंकि पैसा ज़्यादा था उनके पास। आज भी ऐसा ही होता है। इस काल में शिक्षा का काफ़ी प्रचार हुआ। गुरुकुल और मठ हुआ करते थे शिक्षा के प्रचार के लिए। शिक्षा के केंद्र कौन से थे? तक्षशिला, बनारस, उज्जैन। तो ये जो सेंटर थे, ये उच्च शिक्षा के अच्छे केंद्र थे। तक्षशिला, बनारस और उज्जैन, तो ये थे शिक्षा के उच्च केंद्र। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक जीवन। लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था? तो जनता का मुख्य व्यवसाय तो कृषि था। ठीक है, और पशुपालन था। तो ये लोग कृषि करते थे और पशुओं को पालते थे। ये जनता का एक बड़े सेक्शन का क्या था? सोर्स ऑफ इनकम था। तो सिंचाई की व्यवस्था थी, तो सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी। हम पहले भी सुदर्शन झील का जिक्र कर चुके हैं। अन्न कई प्रकार के उगाए जाते थे, फल सब्जियां भी कई प्रकार की उगाई जाती थी। ठीक है, कपड़ा, चमड़ा और आभूषण और लकड़ी के उद्योग जो है उन्नत थे। कपड़े के उद्योग, चमड़े के उद्योग, आभूषण यानी कि जो ज्वेलरी वगैरह होती है उसके उद्योग, लकड़ी के उद्योग, ये सब जो है प्रचलन में थे। सिक्कों का काफ़ी प्रचलन था और अनेक देशों से व्यापार होता था, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड उस समय हुआ करता था। ठीक है, तो ये आर्थिक जीवन के कुछ पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हम धार्मिक जीवन में बात करेंगे। तो मौर्य काल में वैदिक, बौद्ध और जैन और आजीविक मत के संप्रदाय प्रमुख थे। तो देखो, उस मौर्य काल में एक तो वैदिक धर्म हो गया, जिसे हम सनातन भी कह देते हैं। तो वैदिक धर्म हो गया, एक बौद्ध धर्म हो गया, महात्मा बुद्ध ने जो बनाया था। जैन धर्म हो गया, या पहले पढ़ के आए हो कि इसके 24वें तीर्थंकर कौन थे जिन्होंने इस धर्म को एकदम ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था? वो कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, एक आजीविक संप्रदाय भी था, आजीवक संप्रदाय। तो ये मत जो है काफ़ी प्रचलन में थे उस टाइम पे। बुद्ध को देवता मानकर उनके अवशेषों की और प्रतीकों की पूजा की जाने लगी थी। ठीक है, ये बदलाव हुआ था उस समय पे। राइट, तो ये धार्मिक जीवन है। धर्म में क्या क्या था? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविक संप्रदाय। और बुद्ध को देवता मानकर उनके प्रतीकों की और मूर्ति पूजा होनी शुरू हो गई थी। अब हम देखते हैं माइंड मैप। ये एक्चुअल में माइंड मैप नहीं है, देखा जाए तो ये एक टाइमलाइन है। ठीक है, टाइमलाइन में क्या होता है? साल दिए होते हैं और उन सालों में और उस समय में जो दिया हुआ इवेंट होता है वो उसके सामने दिया गया होता है। तो साल होते हैं और इवेंट होता है। राइट, तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले इन्होंने दिया है प्रमुख मौर्य शासक। तो प्रमुख मौर्य शासकों में हम 3 शासक पाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्टेब्लिश किया था, इस साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर उसके बाद है बिंदुसार। बिंदुसार का समय है 298 से 273 ईसा पूर्व। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे। उसके बाद है अशोक प्रियदर्शी, बिंदुसार के बेटे। 269 से 236 ईसा पूर्व, 269 से 236 ईसा पूर्व इनका शासन रहता है। अशोक प्रियदर्शी, प्रियदर्शी इनकी उपाधि है। इनके कई सारे हिस्टोरियंस को इनके नाम के साथ ये टाइटल, प्रियदर्शी टाइटल लगा हुआ मिला है। तो इसलिए अशोक प्रियदर्शी, देवा नाम प्रियदर्शी। राइट, जिसके दर्शन प्रिय हो, ऐसा अशोक। राइट, फिर हम इस टाइमलाइन को अब समझते हैं ज़रा। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है 326 ईसा पूर्व।
326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर कौन? जिसे हम अलेक्जेंडर भी कहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है, उस समय की 326 ईसा पूर्व में घटी थी। और इस बारे में एक सीरियल भी कुछ समय पहले आया था, पोरस, है ना। तो राजा पुरुशरवण या राजा पोरस थे जिन्होंने सिकंदर को जो है तगड़ी टक्कर दी थी। उसके बाद है 325 ईसा पूर्व। 325 ईसा पूर्व में ये जो सिकंदर आया था ये यहाँ से वापस चला गया, अलेक्जेंडर वापस चला गया। 322 ईसा पूर्व में क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, बड़ी घटना, और एक सबसे बड़ा साम्राज्य को इस्टेब्लिश करता है उस टाइम पे। उससे पहले इतना बड़ा साम्राज्य कभी नहीं बना था, और किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। सो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। 321 ईसा पूर्व में क्या होता है? चंद्रगुप्त द्वारा पश्चिम उत्तर पंजाब और सिंध की विजय कर ली जाती है। 321 ईसा पूर्व में पंजाब और सिंध को जीत लेता है। 305 ईसा पूर्व में क्या होता है? चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस को हार का सामना करना पड़ता है। समय है 305 ईसा पूर्व। 298 ईसा पूर्व में क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। समय है 298 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु, ठीक है। 273 ईसा पूर्व में क्या होता है? बिंदुसार की मृत्यु होती है। फिर 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक होता है, ठीक है। 269 ईसा पूर्व में अशोक राजा बन जाता है, उसका राज्याभिषेक होता है। 261 ईसा पूर्व में क्या होता है? कलिंग विजय। अशोक के साम्राज्य की, अशोक के राज्यकाल की एक बहुत बड़ी घटना है कलिंग की विजय, ठीक है। कलिंग कहाँ? कोस्टल उड़ीसा, जो उड़ीसा का तटीय भाग है उसको कलिंग कहा जाता था। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय अशोक कर लेता है। उसके बाद 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो मौर्य साम्राज्य का पतन कब होता है? 184 ईसा पूर्व में। पतन का कारण वही कि अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया था और हथियार त्याग दिया था, और आने वाले जो राजा हैं वो उतने पावरफुल और उतने स्मार्ट, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से धीरे धीरे आगे चलकर 184 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। और कौन सा साम्राज्य उसके बाद आता है? कौन सा वंश उसके बाद आता है? मौर्य के बाद आता है शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की नींव डालता है। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।